नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर। ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि यहाँ की जो वेस्टर्न लाइन है, जो कि सबसे बिजी रूट है, करीब 20 लाख यात्री सफ़र करते हैं इसमें। वहाँ पर समस्या चल रही है यात्रियों के लिए, क्योंकि मेगा ब्लॉक चल रहा है इस रूट पर। भागती दौड़ती मुंबई के लिए जो ये लोकल ट्रेनें हैं वो लाइफलाइन कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 290 ट्रेनें लगभग रोज़ाना कैंसिल हो रही हैं इस मेगा ब्लॉक की वजह से, क्योंकि बांद्रा से गोरेगांव के बीच में छठी लाइन बिछाई जा रही है और इस वजह से मेगा ब्लॉक चल रहा है। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये चलेगा और मुंबईकरों को खूब परेशानी हो रही है। उन्हें काम में पहुंचने में देरी हो रही है, घर पहुंचने में देरी हो रही है। ऐसी एक यात्री इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या समस्याएं हो रही हैं ट्रेन कैंसिल होने की वजह से? जी, ट्रेन देरी से चल रही है, उस वजह से काम पे लेट पहुंचते हैं। सुबह जो डेली जल्दी निकलते हैं उससे भी जल्दी हमें निकलना पड़ता है और रात को भी देरी से पहुंचते हैं। जैसे कि मुंबई की लाइफलाइन है ट्रेन, तो अगर 50% ट्रेन भी अगर कैंसिल होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं। आप कहाँ से ट्रैवल करते हैं? जी, मैं अंधेरी से गोरेगांव, अंधेरी से दादर वगैरह ट्रैवल करता हूँ। तो मैं 11 बजे 2 दिन पहले निकला था, 12:30 घर पे पहुँचा रात के। तो बहुत दिक्कतें हो रही है, लेट पहुँचते हैं, जल्दी ज़्यादा ही जल्दी निकलना पड़ता है। और ये 5 नवंबर तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम जी 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 बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, आपको क्या समस्या है? मैम, अभी मैं तो विरार से सुबह आया हूँ। अभी हाँ, अभी विरार जाना है ऑफिस, लेकिन ये ट्रेन के वजह से हम लोग को प्रॉब्लम। विरार से कहाँ पे यहाँ पे काम करते हैं? गोरेगांव? हाँ, गोरेगांव में काम करता हूँ। तो हम लोग अभी जाने के टाइम में, वर्किंग डे में मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा है। आने के टाइम भी और जाने के टाइम। अभी हम लोग घर जा रहे हैं तो हम लोग को ट्रेन दिक्कत हो रहा है क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं। तो हम लोग ये पीक आवर नहीं है, पीक आवर में बहुत ज़्यादा भीड़, उसकी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि बहुत ट्रेन के अंदर भीड़ होती है। अभी भी रात में संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हाँ, वही ना। अभी देखो, कल भी मैडम मैं ना 11:30 का गाड़ी पकड़ा तो मैं 2 बजे विरार पहुँचा वैसे। ये रोजाना आपको रोजाना ही अभी 10 दिन थे तो ऐसे ही। अभी 5 तारीख दिया है नवंबर का, अभी कभी खत्म हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक तो ऐसे भी हैरानी हो रही है मैम। मुंबई के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाइफ लाइन है ये। मुंबई लोकल में, जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 20 लाख यात्री, बड़ी संख्या है, सिर्फ इस रूट में ट्रैवल करती है। और इस वक्त भी देखें, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पीक आवर नहीं है, फिर भी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप लोगों का भी दिक्कत हो रही है? कैंसिल मैं अंधेरी से आ रहा था, लेकिन कम से कम नहीं बोले तो 1 घंटा मैं अंधेरी के लिए रुका था, रात को 10 बजे। आप लोग काम करते हो, पढ़ाई करते हो? काम भी करते, पढ़ाई भी करते हैं। तो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हो? कांदीवली से गोरेगांव, गोरेगांव से कांदीवली। तो घर पहुँचने में देरी हो रही है? हाँ, हो रही है। 11 साढ़े 11 हो जाता है अगर अभी भी निकलते तो, क्योंकि ट्रेन के पास इतनी भीड़ रहती है। फिर अगर ट्रेन मिल भी जाए तो भी उसके बाद वही उसका चलना है, लेट हो जा रही है। आप लोगों के लिए ट्रेन कितना मतलब ज़रूरी है और ऐसी कोई देरी आप लोगों को कितनी परेशान कर देती है? काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को सुबह जॉब पे आने के लिए लेट हो जाता है। 10 बजे का जॉब का टाइमिंग है, बट हम निकलते हैं 8 बजे सुबह घर से। फिर भी कांदीवली से गोरेगांव आने में 10:30 तक हो ही जाता है। लोग रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा लटक के जा रहे हैं। थोड़ा लेट जाएं तो भी चलेगा उनको, लेकिन लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, कुछ ट्रेनें लेट भी आ रही हैं। जैसे हम अभी 1 घंटे से खड़े हैं, अभी ट्रेन नहीं मिली है, तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन थोड़ा सेफली लोग को जाना चाहिए। ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं लोग। तो मुंबईकरों के लिए एक एक मिनट भी बेहद कीमती है, उनके लिए समय ही पैसा है। ऐसे में जब उन्हें विकल्प कम दिखता है ट्रेनों का, तो जो ट्रेन मौजूद हो उसमें वो लटक कर भी जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे में जब 290 ट्रेनें हर रोज़ इस रूट में रद्द हो रही हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। आपने देखा जैसे कि देर रात भी मुंबईकर किस तरह से घंटों इंतज़ार कर रहे हैं घर लौटने के लिए और काम पर पहुंचने के लिए वो काफ़ी पहले निकल रहे हैं। 27 अक्टूबर से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। 5 नवंबर तक उनको उसी तरह से परेशानी होने वाली है मेगा ब्लॉक की वजह से। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनके फ़ोन को और ईमेल को हैक करने की कोशिश हुई। आरोप में ये कहा गया कि देश भर के दर्जन भर नेताओं को एप्पल के जरिए अलर्ट आया है, चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश हुई। सरकार ने भी इस पर जवाब दिया, कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, विपक्ष इस पर नकारात्मक राजनीति न करे। आलोक पांडे की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते इस मामले पर आज क्या कुछ हुआ। In my
विपक्षी नेताओं के एप्पल अलर्ट शेयर करने के बाद से एक सियासी जंग शुरू हो गई है। अहम राज्य चुनाव से पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों के फोन हैक करने की कोशिश का अलर्ट आया है। इन चुनावों को 2024 आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने इस पर जवाबी हमला किया है। कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता बस आलोचना करना जानते हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एप्पल ने इन आरोपों पर बयान जारी कर कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। ये संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एप्पल पर सवाल उठाए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल से इन अलर्ट पर सफाई देने को कहा है, क्योंकि एप्पल हमेशा सुरक्षित और गोपनीय होने के दावे करता है। पीयूष गोयल जी के पास भी यही नोटिफिकेशन गई है। समीर सरन जो एमपी भी नहीं है, उनके पास भी यही नोटिफिकेशन गया है। कई देशों के लोगों को भी ये नोटिफिकेशन मिला। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एप्पल को देना होगा। जैसे कि पहले अश्विनी वैष्णव जी और मैंने कहा था कि एप्पल खुद को हमेशा से ही एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बताता रहा है। उनको ये जवाब देना होगा कि क्या सच में सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि वो हर नागरिक की गोपनीयता की सुरक्षा करने की प्रतिबद्ध है। कथित इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपने नेताओं की जासूसी का आरोप लगाकर विपक्षी पार्टियों ने 2 साल पहले जबरदस्त हंगामा किया था और संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब ताज़ा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सरकार ने तो अपनी तरफ से जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे पर लामबंद होने की कोशिश कर रही हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की, जिसने 30 अक्टूबर को हिंसात्मक रूप लिया। आगजनी की तस्वीरें दिखी। बीड जिले से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां सरकारी दफ्तरों के साथ साथ राजनेताओं के घरों को आग के हवाले किया गया। हालात देखते हुए धारा 144 यहां पर लगाई गई, जिसके बाद हालात नियंत्रण में आते हुए दिखे। दूसरे दिन किस तरह से शांति रही, सुनील सिंह अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में झुलसे बीड जिले में दूसरे दिन शांति रही। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ जिले में धारा 144 लागू रही और इंटरनेट पर पाबंदी रही। राज्य के कई आला पुलिस अफसर भी कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी कल रात से मतलब कोई इंसिडेंट नहीं है और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी प्राप्त हुए हमें, एक्स्ट्रा फोर्स भी आया हुआ, वो भी हमने डिप्लॉय किया है और मतलब प्रिकॉशन के तौर पे हमने यहाँ पे इंटरनेट सेवा भी रुकवा दी है। एक दिन पहले बीड जिले में मराठा आंदोलन समर्थकों ने जमकर हिंसा की थी। सरकारी दफ्तरों के साथ एसटी बसों और राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ ने नेताओं के घरों को भी नहीं बख्शा। माजलगांव में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी तो बीड में भी एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के घर पर हमला किया और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हम इस समय खड़े हैं
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में। और ये देखिए कि किस तरह से उनके घर को निशाना बनाया गया और किस तरह से आग यहाँ पर लगाई गई। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में भीड़ आई। पहले जो भीड़ आई उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद जो दूसरी भीड़ आई उन्होंने उनके हाथ में कुछ पेट्रोल बम की तरह कुछ था जो कि उसमें फेंक रहे थे और ऐसा करके उन्होंने आग लगाया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बताते हैं कि आगजनी के समय संदीप क्षीरसागर और उनके भाई का परिवार घर में था, जिनमें 3 छोटे बच्चे और महिलाएं भी थीं। बड़ी मुश्किल से भागकर सबने जान बचाई। 5:30 बजे के टाइम में आई है तो पहले 150-200 का लोग आए, पतरमबाजी वो करे, उसके बाद भर के टोली और लोग आए भाई पुलिस की भी गाड़ी थी, उसमें 3 पुलिस वाले थे और उनको कुछ हॉर्न है, वो पुलिस की गाड़ी जैसे निकल गई फिर उन्होंने दगड़ के और जाल पुलिस कर। आग कैसे लगाया उन्होंने? क्या उनके हाथ में कुछ था? पेट्रोल। भीड़ ने सोमवार की शाम बीड एसटी बस डिपो में खड़ी 50 से ज्यादा बसों के शीशे तोड़ दिए थे। बसें खाली थीं, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ मामले में 12 एफआईआर दर्ज कर 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 के करीब लोगों की पहचान कर ली है। बीड से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में ओबीसी आयोग जल्द ही जातीय जनगणना रिपोर्ट सिद्धारमैया सरकार को सौंपने जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मूड में नहीं है। कम से कम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों तक वो इंतजार करना चाहते हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। ओबीसी आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे यानी कास्ट सेंसस रिपोर्ट लगभग तैयार है और आयोग नवंबर में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं रिपोर्ट सौंप रहा हूं। जो जानकारी इस रिपोर्ट के बारे में मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वक्कलिगा से ज्यादा है, यानी लिंगायतों और वक्कलिगा का वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि इन्हीं दोनों जातियों की तरफ से दबाव की वजह से अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा, लेकिन अब दबाव मुस्लिम और अनुसूचित जातियों की तरफ से सरकार पर पड़ रहा है। इमीडिएटली एक्सेप्ट दी, सरकार को फौरन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर इसे लागू करना चाहिए। स्टार्ट इमीडिएटली इश्यू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट। दबाव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है। बीजेपी जातीय जनगणना रिपोर्ट का विरोध कर रही है, लेकिन जेडीएस समर्थन। सिद्धरामैया खुद कुर्बा है, यानी ओबीसी, और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वक्कलिगा। डीके शिवकुमार भी इस रिपोर्ट के बारे में खुलकर बयानबाजी से बच रहे हैं। सिद्धरामैया बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर में मुझे मिलेगी, फौरन तो हम इसे जारी नहीं कर सकते। कैबिनेट के पास जाएगा और फिर एक प्रक्रिया है, उसके तहत तय होगा कि कब जारी करना है। बिहार के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस जारी किया जाएगा, लेकिन कास्ट सेंसस के जारी होते ही इस राज्य का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदलेगा। ऐसे में देखना है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं, या फिर इस सेंसस रिपोर्ट को वो किसी कैबिनेट की उप समिति के सुपुर्द कर देंगे और इसे लोकसभा चुनावों के बाद जारी किया जाएगा। इस तरह की अटकलें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अमृत कलश यात्रा के जरिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके तहत देश के 6 लाख गांव से आई मिट्टी से पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक और अमृत वाटिका का शिलान्यास किया और इस मौके पर मेरा युवा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया,
जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। ये तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की माटी को नमन। अमृत कलश में देश भर के गांवों की मिट्टी है और इस मिट्टी से अमृत वाटिका बननी है। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। कर्तव्य पथ पर देश के 6 लाख गांव से 8,500 अमृत कलश आए। मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश। कहां से आए हैं? बिहार से आए हैं हम लोग। कहां से आए हैं? झारखंड से। कहां से आए हैं आप? महाराष्ट्र, रायगढ़। कहां से आए हैं? आंध्र प्रदेश। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मानो पूरा देश जुटा। लाखों गांवों की मिट्टी और उसकी खुशबू, हर कलश पर उसका पता था। उन वीरों के गांव की मिट्टी जिन्होंने देश निर्माण में अहम भूमिका निभाई, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बाबू श्री कृष्ण सिंह की धरती पर बिगा से आया हूं, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वहां की माटी लेकर आए? जी बिल्कुल, उनके घर के आंगन की माटी लेके आया हूँ। 5100 गांव की माटी है। 5100 जी। वीरों के वंदन के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने की ये कोशिश आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए भी है कि इसी मिट्टी के सपूतों के दम पर भारत आगे बढ़ा और बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस पावन पवित्र मिट्टी को और चीन में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने कुल 111 मेडल जीते। इन मेडल्स में 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज शामिल हैं। बैडमिंटन में डॉक्टर रचना पटेल ने ब्रॉन्ज जीता। रचना के स्पाइन में 12 स्क्रू हैं और शरीर में एक रॉड है। उसके बाद भी उनकी मेहनत रंग लाई और देश के लिए एक ब्रॉन्ज पदक उन्होंने लाया। देखिए यह ऐतिहासिक बातचीत। मेरे साथ हैं डॉक्टर रचना पटेल। डॉक्टर नाम सुन के आपको लग रहा होगा शायद कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ इलाज करेंगे, लेकिन इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एशियन पैरा गेम्स में। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता है। ये मैम, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर विश। तो आप मैम चाइना में ही MBBS की डॉक्टर हैं और वहीं पे उन्होंने मेडल जीता है। मैम, ये सफ़र कैसे हुआ है? डॉक्टर से बैडमिंटन कैसे आया? एक्चुअली इट हैपेंड मैजिकली। कब, कैसे, कहाँ पे हुआ, आई डिडंट नो, बट जहाँ से ही मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई की है वहीं से ही ये मेडल जीत के आना, इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी। इट वाज इमोशनल मोमेंट फॉर मी। जब मैं अपने आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ माय मेडिकल स्कूल,
तब मुझे पैरालंपिक्स एंड ऑल आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एंड मुझे पता चला कि हाँ यस देयर आर समथिंग वी कैन डू। सो मैंने स्लोली इन सब चीज़ों में मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर कैसे कहाँ पे क्या करना था। सो आई गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग, देन मैंने आई डिसाइडेड कि मुझे भी कुछ करना है। हमारे साथ रचना जी के कोच भी हैं गौरव सर। सर आप थोड़ा सा बताएं, ये मैम ब्रॉन्ज जीत के आई हैं, आप भी बहुत खुश होंगे। नहीं, डेफिनेटली प्रखर, ऑफ कोर्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। और रचना एज शी टोल्ड एक रॉड और 12 स्क्रूज, यानी कि यू हैव मेटल इनसाइड योर बॉडी, और स्कॉलियोसिस सांप का तरह आपका स्पाइन घुमा होता है और उसको यस एंड काफ़ी कुछ ज़्यादा इसका कर्व था एंड उसको सीधा करके आना। और फिर बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट्स जहाँ पर आपका मोटर एबिलिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग हमको चाहिए उसमें। और उसके बाद बैडमिंटन स्टार्ट करना एज अ कोच, मैं और मेरी पूरी टीम के लिए भी एक चैलेंजिंग कंसर्न है कि कुछ भी हो सकता है इसका बॉडी में। हम जब ट्रेनिंग लोड देते हैं तो समटाइम्स बॉडी ऑल्सो रिएक्ट, और कहीं भी कुछ गलती हो जाए तो इट कैन बी अ थ्रेटनिंग कॉल फॉर हर उसके लिए, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट। बट डिस्पाइट दैट उसका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन और जो चैलेंजिंग फैक्टर को एक्सेप्ट करने का है, एंड शी हैज़ कम टू आवर एकेडमी आई थिंक मोर देन जस्ट अराउंड 2 years back, and now today she is standing here as a bronze medalist for Asian Games. So obviously a proud moment, but everyone is superhero here and she's a superwoman. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के गोरेगांव स्टेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।